5 स्नोमोबिल्स बर्फीले पहाड़ों पर जमी बर्फ पर से पूरी तेजी से दौड़ती जा रही थी। उनके राइडर्स ने प्रोटेक्टिव सूट पहन रखे थे। कुछ ही देर में उनकी बाइक से एक किनारे पर आ पहुंची और वो पांचों गाड़ियां रोक नीचे उतर आए। उन पांचों ने अपने अपने मास्क हटाए तो वो वेदांत, आरव, रुद्र, आर्यन और अमन थे। जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी बस सफ़ेद पहाड़ और बर्फ़ ही नज़र आ रही थी। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उनकी सांसें तक भाप की तरह नज़र आ रही थी। क्या तुम श्योर हो कि ये वही जगह है? आर्यन ने अमन से पूछा। हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, अमन ने कहा और थोड़ा आगे आया। तभी उसे कुछ नज़र आया। वो देखो, सब यहाँ आओ। उसने जैसे ही बुलाया सब आगे आए। उस तरफ सबने नीचे देखा तो इतनी सारी बर्फ के बीच वहाँ एक सुनसान और डरावना वेला खड़ा था। बर्फ से घिरी उस जगह को देखकर सब समझ गए कि उन्हें जिस जगह की तलाश थी ये वही है। मुझे नायरा के पास जाना है। वेदांत वहाँ से पलटा ही था कि आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ वेदांत, जल्दबाजी मत करो। आरव सही कह रहा है वेदांत, जोश में होश गंवाना सही नहीं। रुद्र भी बोला, तुम्हारे दोस्त सही कह रहे हैं वेदांत। जैन इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि नायरा के साथ अकेला यहाँ तक आ जाए। अगर अंदर नायरा है तो मुझे यकीन है कि उसने ज़रूर कोई ना कोई ट्रैप बनाया ही होगा। अमन आगे आकर बोला, ट्रैप? हाँ, हमें थोड़ा सोच समझकर कदम उठाना होगा, उसने जवाब दिया। तो अब हम क्या करेंगे? आर्यन ने पूछा। वो देख रहे हो? रुद्र ने विला की तरफ जाती गाड़ियों के निशानों को पॉइंट किया। इन्हें देखने से लगता है कि जैन यहाँ अकेला आया है। उन्होंने देखा तो वहाँ कई सारे निशान थे। रुद्र, इन्हें देखकर लगता है कि हम सही जगह आए हैं। आर्यन की आंखें चमक उठी, पर अब ये और मुश्किल बन गया है। हम बिना किसी बैकअप के अंदर नहीं जा सकते। आरव बोला, मैं बैकअप का इंतज़ार करता हूँ। रुद्र ने कहा, तब तक हम नायरा को वहाँ अकेला छोड़ देंगे? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारा बैकअप यहाँ नहीं पहुँच जाता मैं वहाँ जाकर नायरा के बारे में पता करता हूँ। वेदांत ने कहा, नहीं वेदांत, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। जैन इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत अगर किसी इंसान से कर रहा होगा ना तो वो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर तुम गलती से भी उसके हाथ लग गए तो बहुत बुरा हो सकता है। आरव बोला, तो क्या उसके डर से मैं यहाँ छिपा रहूँगा, खासकर तब जब नायरा वह अकेली है? नहीं वेदांत, हमने ऐसा नहीं कहा, पर हम उसे बचाने के लिए तुम्हें नहीं खो सकते। आर्यन बोला, इसीलिए मैं वहाँ जाऊँगा। अमन के कहते ही सब हैरान हो गए। अमन, इस वक्त तुम में और वेदांत में कोई फ़र्क नहीं है। जैन तुम्हें जिंदा देखकर भी बौखला जाएगा। नो, मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगा। रुद्र बोला, लेकिन जब तक तुम किसी को मदद के लिए नहीं बुला लेते तब तक किसी का वहाँ जाकर हालत का जायज़ा लेना ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ। आर्यन आगे आया। नहीं आर्यन, प्लीज़ मुझे मदद करने दो। अमन, तुम सबके साथ रुको, मैं जाकर नायरा को देखूँगा। आरव, तुम्हारा यहाँ रहना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एक तुम ही हो जो वक्त आने पर इन तीनों को काबू कर सकते हो। प्लीज़ ध्यान रखना कि ये लोग जोश में आकर कोई गलत फैसला ना ले। हो सके तो इन्हें वापस होटल ले जाओ। उसने सबको शांत कर दिया। अमन, ये सब क्यों कर रहे हो? वेदांत ने पूछ ही लिया। क्योंकि मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। पता नहीं मैंने कैसे समझ लिया कि वो जैन के साथ मिलकर मेरी बहन की जान ले सकती है, पर अब जब सच जान चुका हूँ, अपनी बहन को इंसाफ दिलाना है मुझे। अमन ने कहा। कुछ पल की शांति के बाद आरव आगे आया और अपनी बैग से एक छोटा सा एनवलप निकालकर अमन को पकड़ाया। ये अपने साथ ले जाओ। ये क्या है? ये रख लो। पता नहीं क्यों लगता है जैसे नायरा को मेरी ज़रूरत है। मैं तो उसके पास नहीं जा सकता, पर ये उसे दे देना। आरव ने हल्की उदासी के साथ कहा। अमन ने वो एनवलप ले लिया और उन सब से विदा लेकर वहाँ से पैदल ही निकल गया ताकि उससे कोई ट्रेसेस ना मिल सके। कोई भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था, पर आरव उन्हें समझा बुझाकर वहाँ से ले गया। अमन कुछ ही देर में विला के पास पहुँच गया। हर तरफ का जायज़ा लेकर वो पास पहुँचा, लेकिन बाहर कई सारे कैमरास थे। उन सब से बचते हुए वो लॉन की साइड के एक दरवाजे के पास आया जो कांच से बना था।
उसने पास आके अंदर झांका तो पाया कि विला के अंदर कुछ गार्ड्स लगातार घूम रहे थे। उन्हें देखते ही वो हैरान हो गया और अब उसका शक यकीन में बदलने लगा। किसी तरफ कैमराज और उन गार्ड्स की नज़रों से बचकर वो अंदर दाखिल हो गया। विला के अंदर का माहौल डरावना और अजीब था। दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स थी और हर तरफ भारी सुरक्षा थी। अमन धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन संकल्प मजबूत था। एक गार्ड को देखकर वो एक कोने में छिप गया। उसने गार्ड्स के मूवमेंट का ध्यान रखा और सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही गार्ड दूसरी तरफ गया, वो जल्दी से सीढ़ियों की ओर बढ़कर ऊपर गया। उसने देखा कि ऊपर सिर्फ 2 कमरे थे। उनमें से एक का दरवाज़ा तो खुला था, लेकिन दूसरा दरवाज़ा बंद था। वो छुपते छुपाते जल्दी से उस बंद दरवाजे के पास गया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और उसे अंदर से बंद कर दिया। कमरे में घुप अंधेरा था, इस वजह से उसने दरवाजे के साइड में हाथ घुमाया और लाइट ऑन कर दी, पर उससे कमरे में एक छोटी सी ही लाइट जली। कमरे का अंधेरा पूरी तरह से गायब तो नहीं हुआ, पर आसपास देखने में बहुत मदद मिली। तभी उसकी नज़र बिस्तर पर गई और उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि नायरा बिस्तर पर बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। उसे देखते ही अमन के कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। नायरा का पूरा बदन कमज़ोर लग रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद और सूजा हुआ था। अमन जल्दी से उसके पास बैठा और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। नायरा, नायरा उठो। उसने उसके गाल पर थपथपाया, लेकिन नायरा की आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। ये देखते ही अमन ने उसकी नब्ज़ चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ा, पर वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसका हाथ बुरी तरह सूज गया था। उंगली में मौजूद उसकी एंगेजमेंट रिंग बुरी तरह उसकी उंगलियों में फंसी हुई थी। उसने झट से उसके ऊपर ढकी ब्लैंकेट को हटाया तो देखा कि उसके पैर भी बहुत सूजे हुए थे। तभी उसकी नज़र नायरा के हाथ पर पड़ी, जहाँ सिरेंजेस के निशान बने थे। ये सब उसने गौर किया तो नायरा की गर्दन पर भी वैसे ही निशान थे। उन्हें देखकर अमन एकदम से बौखला गया। उसने जल्दी से नायरा की नब्ज़ से चेक की और उसकी आंखें फैल गई। उसने उसकी आंखों को भी करीब से महसूस किया तो वो भी उसकी नब्ज़ की तरह ही धीमी चल रही थी। ओह नो! उसने घबराकर अपना सिर पकड़ लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे आरव के दिए उस एनवलप के बारे में याद आया। उसने जल्दी से अपनी बैग से उसे बाहर निकाला और खोलकर देखा तो उसके अंदर कुछ दवाइयाँ और सिरिंजेस भी थी। अमन ने जल्दी से उन दवाइयों को चेक किया और उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि दवाइयाँ वही थी जिनकी उसे इस वक्त ज़रूरत थी। उसने जल्दी से सिरिंज में दवाई भरी और नायरा को इंजेक्ट करने के लिए आगे बढ़ा, पर उसके हाथ पर मौजूद निशान देखकर उसके हाथ ही कांपने लगे। किसी तरह खुद को संभालकर उसने नायरा का दूसरा हाथ लिया और उसमें दवाई इंजेक्ट कर दी। उसने आसपास देखा तो वहाँ पानी रखा था। जल्दी से थोड़ा पानी लिया और उसके चेहरे पर मारा। उसी के साथ नायरा की आंखें हिलने लगी। नायरा, नायरा अपनी आंखें खोलो, अमन धीमी आवाज़ में बोला। नायरा ने आंखें खोलने की कोशिश की, पर ठीक से खोल ही नहीं पाई। तभी अमन ने उसकी गर्दन को सहारा देकर उसे ऊपर उठाया और अपने सीने के पास पकड़ लिया। उसके चेहरे पर डर के गहरे बादल छा गए थे। जैन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, नायरा ने एकदम दबी और धीमी आवाज़ में कहा। ये सुनते ही अमन की आंखों से आंसू नीचे गिर पड़ा। नायरा, नायरा, ये मैं हूँ अमन, उसने भारी गले के साथ कहा, पर नायरा अपना होश चाहकर भी संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आधी खुली आंखों में डर और दर्द झलक रहा था। नायरा, नायरा, मैं अमन हूँ, पहचानो मुझे, अमन। नायरा ने उसे धुंधली नज़र से देखा। उसका एहसास होते ही उसे खुशी और सुकून तो बहुत महसूस हुआ, पर जताने की ताकत उसमें नहीं थी। तुम ठीक हो? उसने खुद इतनी बुरी हालत में होते हुए भी पूछा। वो अपनी गर्दन तक को संभाल नहीं पा रही थी। हाँ नायरा, मैं ठीक हूँ। अमन के ऐसा कहते ही उसके होठों पर एक बारीक सी मुस्कान आ गई। शुक्र है, साफ था कि नशा उसके दिमाग पर हावी था। नायरा, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। अमन, वेदांत, आर्यन, आरव सभी तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, वो उसके चेहरे को छूकर बोला।
उनका नाम सुनते ही उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। वो तुम सबको नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, वो सिसकते हुए बोली। अमन उसके आंसू पोंछते हुए बोला, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं नायरा। हम सब यहाँ हैं। तुम बस थोड़ा और हिम्मत रखो। हम सब मिलकर तुम्हें इस नर्क से कुछ ही देर में बाहर निकाल लेंगे। नायरा ने उसके जैकेट को पकड़ लिया और रोने लगी। जैन, उसने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी है। मैं मर जाना चाहती हूँ, पर वो मुझे मरने भी नहीं देता। नहीं नायरा, मरना तो उसे चाहिए। सिर्फ थोड़ी देर की बात है, बस तुम हिम्मत मत हारो। उसने नायरा को शांत किया और उसे हिम्मत दी, लेकिन वहाँ से नायरा को तुरंत निकालना मुश्किल था। ऊपर से उसकी बिगड़ती हालत अमन को इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। नायरा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं बाहर जाकर बाकी सबको लेकर आता हूँ। तुम हिम्मत रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। अमन ने उसे वापस ठीक से बेड पर सुलाया, पर तभी नायरा कमज़ोर स्वर में बोली, नहीं, वापस मत आना। अमन ने नायरा के माथे पर हाथ रखा और भारी दिल से उसकी बातों को अनसुना कर कमरे से बाहर निकला। उसके जाते ही नायरा बुरी तरह रोने लगी, पर उसमें शायद रोने तक की ताकत भी नहीं बची थी, इसीलिए कुछ ही पल में उसकी आंखें बंद हो गई। बाहर अमन गार्ड्स को चकमा देते हुए किसी तरह बाहर निकला, लेकिन तभी उसने देखा कि जैन वेला के अंदर वापस आ रहा था। शायद वो कहीं बाहर गया था। उसे देखते ही अमन के अंदर का गुस्सा ऐसा उमड़ आया कि वो उसे इसी वक्त मारने के बारे में सोचने लगा। उसकी मुट्ठियाँ भींच गई और आंखों में खून उतर आया। अपने गुस्से के आगे घुटने टेक कर वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके कदम अपने आप रुक गए। जैन के साथ एक पंडित था। अब उसे देखकर अमन को ये समझने में देर नहीं लगी कि जैन नायरा के साथ क्या करने वाला है। वो समझ गया कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो हो सकता है कि जैन अलर्ट हो जाए। जैसे ही जैन उस पंडित को लेकर अंदर गया, अमन तुरंत वहाँ से निकल गया ताकि अपने दोस्तों को इस सब के बारे में आगाह कर सके। अब नायरा को जल्दी वहाँ से निकालना ज़रूरी हो गया था। कुछ समय बाद आर्यन, आरव, रुद्र और वेदांत चारों इस वक्त एक छोटे से होटल के गर्म कमरे में बैठे थे। चारों के चेहरे पर परेशानी से ज़्यादा बेचैनी थी, क्योंकि वो सब बेसब्री से अमन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला और अमन अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही चारों उठ खड़े हुए। वेदांत तो उतावलेपन से उसके पास आया और पूछने लगा, अमन, क्या हुआ वहाँ? क्या तुमने उसे देखा? क्या वो ठीक है? उसके सवाल पर अमन ने 2 पल की चुप्पी साध ली, जिसने चारों को और डरा दिया। क्या हुआ अमन? सब ठीक है ना? हमारी नायरा ठीक है ना? आर्यन ने पूछा। अमन गहरी उदासी और दुख के साथ बोला, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? वेदांत ने घबराकर पूछा। उसकी हालत बहुत ख़राब है जैन। वो उसे लगातार ड्रग कर रहा है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। ये सुनते ही सबकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उतर आया, पर आरव ने खुद को संभाला और उसके पास आया। ड्रग्स? मुझे बताओ कि नायरा की हालत कैसी थी? आरव, हमें उसे जल्दी से वहाँ से निकालना होगा। मुझे बताओ कि उसकी हालत कैसी है अमन? आरव ने फिर से पूछा। हर बॉडी इज़ स्वोलन और उसकी नब्ज़ और सांसें भी बहुत धीमी थी। शायद जैन नहीं जानता कि उसे अरेदमिया है, अमन ने परेशानी के साथ कहा। पर यह सुनकर आरव के चेहरे का डर बाकी तीनों को और डराने लगा। आरव, क्या बात है? क्या इससे नायरा को कोई खतरा है? रुद्र ने पूछा, पर आरव बहुत ज़्यादा परेशान था। आरव वो ठीक तो है ना? वेदांत ने भी घबराकर पूछा। लगता है कि कंटिन्यूस ड्रग्स की वजह से उसके हार्ट की रिदम मेंटेन करने की एबिलिटी कम हो रही है। हमें उसे जल्दी से वहाँ से निकालना होगा दोस्तों। अमन के बताए अनुसार उसकी कंडीशन जानकर लगता है कि अगर ये सब और चलता रहा तो उसका अस्थमा और अरेदमिया दोनों और वर्स हो सकते हैं। और वो एकदम से कहते कहते रुक गया। और क्या? वेदांत ने घबराकर पूछा। उसकी जान को भी खतरा हो सकता है।
अमन को समझ में आ गया, लेकिन उसकी बात सुनकर तीनों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वेदांत तो नीचे ही बैठ गया। अगर नायरा को कुछ भी हुआ ना, जैन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे इसी बर्फ में गाड़ दूंगा। आर्यन ने कुर्सी उठाकर जोर से पटक दी। उससे अपना गुस्सा काबू ही नहीं हो रहा था। तभी आरव रुद्र के पास आया। रुद्र, मदद पहुंचने में और कितनी देर है? रात की वजह से कुछ घंटे और लग सकते हैं, पर मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। रुद्र ने कहा, मुझे लगता है कि वो सुबह होते ही नायरा से शादी करने वाला है। अमन ने जैसे ही कहा, सब उसकी ओर देखने लगे। क्या क्या कहा तुमने? वेदांत उठकर उसके पास आया। मैंने उसे एक पंडित को अपने साथ ले जाते हुए देखा। अब वहाँ वो हवन करवाने के लिए तो उसे लाया नहीं होगा। मुझे यकीन है कि वो सुबह होते ही उससे शादी करेगा। वो सुनकर वेदांत की मुट्ठियाँ भींच गई। आरव, तुमने जो दवाई दी थी, मैंने उसे दिया है नायरा को। उसमें हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। हम नायरा को बचा सकते हैं, पर बिना बैकअप के वहाँ जाना पागलपन होगा, क्योंकि पूरे विला में उसके गार्ड्स हैं और ढेर सारे कैमरास भी। अमन ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता चला कि नायरा को एंटी अरेथमिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है? पता नहीं, बस मुझे लगा कि नायरा ठीक नहीं है, इसीलिए। आरव ने उदासी के साथ कहा। वो सुनकर अमन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी लगता है कि तुम पांचों किसी अदृश्य डोर से बंधे हो, जिसे सिर्फ तुम देख सकते हो। एक दूसरे का दर्द, खुशी, तकलीफ बिना देखे समझ जाते हो। ये सुनकर वो चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। जैन ने उसे हर तरह से तोड़ दिया है। तुम्हारा नाम सुनकर उसने क्या कहा पता है? उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना जैन तुम्हें मार देगा। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। पूरी पागल है वो, ऐसे वक्त में भी उसे हमारी चिंता कैसे हो सकती है? आर्यन रोते हुए बोला। रो मत आर्यन, उसके एक एक आंसू का बदला लेंगे हम, तब जाकर उसे इंसाफ मिलेगा। रुद्र उसे संभालते हुए बोला। सभी दोस्तों ने बैकअप आने के बाद की योजना बनाई। उनकी आंखों में गुस्सा और दिल में अपने दोस्त को बचाने की आग थी। बर्फ की उस ठंडी रात में उन्होंने नायरा को इस नरक से बाहर निकालने की कसम खा ली। देर रात अपने गार्ड्स के इंतज़ार में बैठे बैठे ही आर्यन, आरव, रुद्र और अमन की आंखें लग गई थी। पर वेदांत, वो इस वक्त भी यहाँ से वहाँ घूम रहा था। आगे बढ़ते हर पल के साथ इंतज़ार उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए वो बाहर बालकनी में आ गया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। बाहर जहाँ तक नज़र जा रही थी, बस बर्फ़ और उनसे ढके पेड़ नज़र आ रहे थे। सर्द रात की ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसके अंदर जल रही आग इतनी तेज़ थी कि वो इन ठंडे झोंकों को महसूस ही नहीं कर रहा था। अमन के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैन उसे लगातार ड्रग कर रहा है ताकि वो भाग ना सके। वेदांत से अब इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दिल नायरा के लिए बेचैन हो उठा था। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे नायरा को देखना है अभी। मैं किसी भी हालत में उसे बचा कर रहूँगा। वो उसी वक्त अपने कमरे में गया और अपने बैग खोलकर सारा सामान फेंक दिया। किसी चीज़ को ढूंढने के लिए उसने सब इधर उधर कर दिया और आखिरकार उसे वो मिल गई। वो एक गन थी। उसने उसे उठाया और अपने पॉकेट में रख उसी वक्त बिना किसी को बताए चुपचाप वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे अभी यहाँ से जाने नहीं देंगे। सुबह होने को आई थी, फिर भी उस बर्फ में हर तरफ गहरी खामोशी थी। दूर कहीं भेड़ियों की हल्की चीखें सुनाई दे रही थी। पर वेदांत स्नोमोबिल के सहारे वहाँ से निकल गया और कुछ ही देर में विला से थोड़ी दूर पहुँच गया। उसने अपना व्हीकल वहीं छोड़ दिया और पैदल ही विला की ओर आया। वेदांत ने गार्ड्स की गतिविधियों का ध्यान रखा। जैसे ही उसे सही मौका मिला, उसने फुर्ती से एक खिड़की से विला के अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल डरावना और सन्नाटे से भरा था। उसके कदम दबे दबे थे,
लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद भी सुनाई दे रही थी। वेदांत ने धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम बढ़ाए। अमन ने उसे बताया था कि नायरा किस कमरे में है। आखिरकार वो उस दरवाजे तक पहुंचा जिसमें नायरा थी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें फैल गई। नायरा बेड के हेडबोर्ड से टिककर आधी बेहोशी की हालत में बैठी थी। इस वक्त उसके बदन पर लाल रंग का शादी का जोड़ा था। बदन कीमती गहनों से सजा था, पर चेहरा बेहद कमज़ोर और पीला पड़ा हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे बने थे। उसकी सांसें धीमी थी और चेहरा सूजा हुआ था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो अपनी गर्दन का वज़न तक संभाल नहीं पा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर वेदांत का दिल टूट गया और आंखें भर आई। नायरा! उसकी आवाज़ सुनते ही नायरा की पलकें हल्के से फड़की। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने वेदांत को खड़ा देखा। वेदांत, ये सपना है ना? वो कमज़ोर स्वर में बोली, पर उसकी वो कमज़ोर आवाज़ सुनकर वेदांत उसके पैरों के पास बैठ गया। नायरा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। उसने रोते हुए नायरा के पैर पकड़ लिए, पर वो ये सब सोचने समझने की हालत में नहीं थी। वेदांत ने जैसे ही उसके पैरों को छुआ, उसे महसूस हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा सूज गए थे। उसने उसके पैरों को अपने होठों से छू लिया। उसके आंसू भी उसके पैरों पर गिरने लगे। जैसे ही उसके होठों ने उसे छुआ, नायरा को समझ आ गया कि वेदांत है। वेदांत! उसने पुकारा। वेदांत जल्दी से उसके पास आया और उसके सूजे हाथों को चूमकर बोला, हाँ नायरा, ये सपना नहीं है, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। नायरा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि गिरने लगी। वेदांत ने तुरंत उसे सहारा देकर बैठाया। माफ़ कर दो, मैंने सबको धोखा दिया। वेदांत उसके चेहरे को पकड़कर बोला, नहीं नायरा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे तुम्हारी तकलीफ़ों का अब एहसास हो गया है। मैं जानता हूँ तुमने ये सब मजबूरी में किया, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। उसने नायरा को कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे, पर नायरा को अभी भी अपना कोई होश नहीं था। फिर भी वो बोली, जैन, वो मुझे यहाँ से कभी जाने नहीं देगा। तुम जाओ यहाँ से, वरना वो अमन की तरह तुम्हें भी। वेदांत तुरंत उसकी बात काटते हुए गुस्से और दर्द भरे स्वर में बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें इस नर्क में छोड़कर चला जाऊंगा? नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। उसका आत्मविश्वास देखकर नायरा धीरे धीरे उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हर सिसकी वेदांत के दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। मैं अब और नहीं लड़ सकती वेदांत, मैं थक गई हूँ। मुझे मौत का डर भी नहीं रहा, बस मैं ये दर्द और नहीं सह पा रही। वो उसकी बातें भी सुन रहा था और उसकी गर्दन पर मौजूद सिरेंजेस के निशान भी देख रहा था। तुम्हें लड़ना होगा नायरा, मेरे लिए, अपने लिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारे बदन पर आए हर चोट मेरे दिल पर घाव करती है। अगर तुम हार मान लोगी तो मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा। वेदांत ने नायरा के चेहरे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। ध्यान से सुन लो नायरा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं तुम्हें हर हाल में यहाँ से निकालूंगा, ये मेरा वादा है। नायरा उसकी आंखों में सच्चाई और गहराई देखकर शांत हो गई। तभी वेदांत उठा। उसने नायरा के सिर पर मौजूद दुपट्टा और उसके गहने निकालकर फेंक दिए। अपनी मोटी और गर्म जैकेट को निकालकर उसने नायरा को पहना दिया और फिर धीरे से उसे गोद में उठा लिया। पर जैसे ही उसने उसे उठाया, नायरा का सिर पीछे गिर गया। नायरा, नायरा, आर यू ओके? उसने पूछा, पर वो जवाब नहीं दे रही थी। इसलिए उसने उसका सिर किसी तरह अपने सीने से लगा लिया और कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। नायरा बेहद कमज़ोर और डरी हुई थी, लेकिन वेदांत का साथ पाकर उसके दिल में थोड़ी उम्मीद जागी। वेदांत ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल बाहर का जायज़ा लिया और किसी गार्ड को आसपास ना पाकर बाहर निकला।
किसी तरह गार्ड से बचते बचाते वो नायरा को वेला से बाहर ले जाने लगा। वहीं दूसरी ओर जैन अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त चमक रही थी और बदन पर एक शानदार डिज़ाइनर शेरवानी थी। सुबह की पहली किरण के साथ हम एक होंगे नायरा, उसने खुद से ही मुस्कुराते हुए कहा। तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। कम इन, उसने कहा। तभी एक अधेड़ उम्र की सर्वेंट अंदर दाखिल हो गई। सर, मैंने उन्हें तैयार कर दिया है, आप कहे तो उन्हें मंडप तक ले आएं। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। उसके कहते ही वो सर्वेंट वहाँ से चली गई। जैन ने अपने माथे पर शानदार सी पगड़ी पहनी और तुरंत नायरा के कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, सामने नायरा को ना पाकर उसके होश उड़ गए। उसने जल्दी से जाकर नीचे पड़ा नायरा का दुपट्टा उठा लिया और उसी के साथ उसकी आंखों में खून उतर आया। वेदांत खुराना, वो दांत पीसते हुए चिल्लाया। शायद उसे पता चल चुका था कि नायरा को वहां से ले जाने के पीछे वेदांत का हाथ है। वेदांत नायरा को उठाकर बड़ी ही सफाई से बचते बचाते वेला के बाहर ले आया। वो जैसे ही वेला से कुछ दूरी पर आया, उसने नायरा को नीचे बर्फ पर उतारा और उसे देखा। उसका चेहरा कुछ ही देर में लाल पड़ गया था। इसीलिए वेदांत ने जल्दी से अपनी टोपी उतारकर उसे पहना दी और ग्लव्स भी उसे पहना दिए। बस कुछ देर और नायरा, फिर हम अपने घर होंगे। वेदांत ने उसे फिर से उठाया और वहाँ से आगे बढ़ने लगा। उस ढेर सारे बर्फ में उसके पैर धंसते जा रहे थे, पर बावजूद इसके वो आगे बढ़ता रहा। अब आसमान में रोशनी नज़र आने लगी थी, पर उसका पूरा ध्यान नायरा पर था कि वो ठीक है या नहीं। नायरा ने अपना होश संभालकर उसे देखा। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, उसने अपनी कांपती आवाज़ में कहा। वेदांत ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तभी एकदम से बहुत ही तेज़ आवाज़ हुई, जिसे सुनते ही नायरा सहम गई। वेदांत के ठीक ऊपर गोली चली थी। उसी के साथ नायरा के चेहरे पर और आसपास बर्फ पर खून के छींटे पड़ गए। वेदांत के चेहरे पर दर्द उभर आया और एकदम से नायरा उसके हाथ से नीचे गिर गई। उसके साथ ही वो बर्फ में गिर पड़ा। वेदांत की दर्द भरी आवाज़ सुनकर नायरा ने किसी तरह अपना होश संभाला और उसे देखा। उसके कंधे से खून बहकर नीचे बर्फ पर फैल रहा था। ये सब देखकर नायरा ने पीछे नज़र घुमाई तो पीछे से जैन अपने दर्जनों गार्ड्स के साथ खड़ा था। उसके हाथ में गन थी। उसकी नोजल से धुआं निकल रहा था। उसे देखते ही नायरा डर के मारे जम गई। जैन गुस्से से अपने गार्ड्स के साथ आगे बढ़ा और आकर उनके पास खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो? वेदांत खुराना, इतनी आसानी से मेरी नायरा को मुझसे छीनकर ले जाओगे? वो सुनते ही वेदांत अपना कंधा पकड़कर बड़ी मुश्किल से उठा। उसने नायरा को पीछे किया और खुद जैन के सामने खड़ा हो गया। तेरी नायरा, हाउ डे यू कॉल हर योर्स? वो तुम्हारी नहीं है। वेदांत उससे बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। ये सुनकर जैन ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। उन सब ने वेदांत को और नायरा को घेर लिया। एक गार्ड ने नायरा को छूने की कोशिश की, लेकिन वेदांत ने उसे ज़ोर से धक्का दिया। वो गुस्से से चीख पड़ा, कोई भी इसकी तरफ देखने की हिम्मत मत करना। अच्छा, तुम रोकोगे मुझे? कैसे रोकोगे? जैन गुस्से में उसकी ओर आगे बढ़ा। तभी वेदांत ने अपने दूसरे हाथ से गन निकाली और उसके सिर पर तान दी और एकदम से आगे बढ़ा। अभी ये गोली तुम्हारे सिर के आर पार कर दूंगा। वो गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, चल अपनी गन नीचे फेंक। वो सुनकर जैन ने अपनी गन नीचे फेंकने का नाटक किया और उसके हाथ से उसकी गन नीचे गिरा दी। इससे पहले कि वेदांत संभल पाता, जैन ने इशारा किया और गार्ड्स ने वेदांत पर हमला कर दिया। वेदांत ने पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स की संख्या ज़्यादा थी। ऊपर से उसके कंधे पर गोली लगी थी। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए उन सबको बुरी तरह मारा, पर ज़्यादा देर तक उनके आगे टिक ना सका। वो लोग उसे बुरी तरह पीटने लगे, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा। वेदांत, नायरा ने उठने की कोशिश की पर उठ ना सकी। तभी जैन उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों से निकलते आंसुओं को वो गौर से देख रहा था। मेरे अलावा किसी और के लिए बहते तुम्हारे ये आंसू मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। उसने नायरा की आंखों से बहते आंसू को पोंछ डाला।
लाओ उसे यहाँ। उसने जैसे ही ऑर्डर किया, एक गार्ड ने वेदांत को पकड़ लिया। बाकियों ने भी आकर उसे कसकर पकड़ लिया और घुटनों के बल जैन के सामने बैठा दिया। जैन ने तुरंत उसके सिर पर बंदूक तान दी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।